रामनगर में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। जब मोहन छोटा था तभी उसके माँ का देहांत किसी बीमारी के कारण हो गया था। मोहन के पिताजी ने फैसला किया कि वह दूसरी शादी कभी नहीं करेगा और खुद ही मोहन को पालेगा। दोनों बाप बेटे राजा भीमसेन के यहाँ काम करते थे। राजा उनको उनकी मेहनत के बदले केवल 2 किलो अनाज दिया करता था। 2 किलो अनाज में बाप बेटे का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, इसलिए वह दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे या फिर आधा पेट अनाज खाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन मोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा के यहाँ नौकरी छोड़ देनी चाहिए और हमें कुछ और काम करना चाहिए। हमें दूसरे शहर में नौकरी करनी चाहिए क्योंकि हमें हमारे काम के बदले राजा इतना कम अनाज देता है। इतने कम अनाज के कारण हमारा पेट भी कभी सही से नहीं भरता और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? बेटा, कह तो तू सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सूली पर चढ़ा देगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी कर रहे हैं। चल, अब तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ और मैं जल्दी से खाना बना देता हूं। मोहन जंगल से लकड़ियां लाने चला जाता है। तभी मोहन के घर एक बुढ़िया आती है और हरिया से कहती है, बेटा हरिया, तूने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, अब और कष्ट मत झेल। बुढ़ापे में भी तो चैन की रोटी बैठकर नहीं खा पाया। तेरा बेटा अब जवान हो गया है तो उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? घर पर बहू आ जाएगी तो तुम दोनों को कम से कम घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। दिन भर तुम लोग मजदूरी करते हो और शाम को आकर फिर खाना बनाते हो। घर में बहू आ जाएगी तो तुम दोनों को घर के बहुत सारे कामों से छुटकारा मिल जाएगा। काकी, मोहन की शादी हुए 1 साल पहले ही हो चुका है। क्या कहा तूने? मोहन की शादी हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन तुमने तो कभी ये बात किसी को बताई ही नहीं। आखिर वजह क्या है जो तुमने इस बात को छुपाया? काकी, वजह तो कुछ नहीं है। मोहन की बहू अपनी माँ के घर है। जरा मुझे भी तो पता चले, आखिर बहू माँ के घर क्यों है? तुमने उसे वहां क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मायके में छोड़ने के लिए जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वह अपनी पत्नी को मायके से लेकर आए? तू आज ही मोहन को भेज दे बहू को मायके से लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं काकी? हमें गरीबी तो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सके, और ना ही मोहन के पास ऐसे कपड़े हैं जिन्हें वहां पहनकर वह अपने ससुराल जा सके। मोहन के पास तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें से भी 10 पेवन लगे हुए हैं। पेवन लगे हुए कपड़े पहनकर ससुराल जाता हुआ मोहन भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह रे हरिया, मैं तो तुझे बड़ा होशियार समझती थी, मगर तू तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बस इतनी सी बात के लिए तुमने मोहन की बहू को उसके मायके छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई बड़ा बखेड़ा होगा, मगर यह भी कोई बात हुई। चारपाई और कपड़ों की वजह से तू घर की बहू को घर नहीं लेकर आ रहा। चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई बहू को बैठाने के लिए, और मोहन के लिए नए कपड़े भी खरीद कर लाऊंगी। फिर इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली जाती है। फिर उसके बाद हरि सोचने लगता है, ठीक ही तो कहती है काकी। मुझे मोहन की बहू को घर वापस बुला लेना चाहिए। अगर मोहन की बहू आ जाएगी तो हमें भी घर के कामों से राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा मोहन को बहू को लेने के लिए। फिर बुढ़िया हरि के घर आती है और बाजार से मोहन के लिए कुछ कपड़े और एक चारपाई ले आती है। मोहन चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप यह चारपाई कहां से ले आए हो? बेटा, ये चारपाई मुझे शांति काकी ने दी है, और उन्होंने तुम्हें नए कपड़े भी दिए हैं।
लेकिन पिताजी, शांति काकी ने आपको चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, शांति काकी ने ये चारपाई तेरी बहू के लिए दिया है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ तू कल इन नए कपड़ों को पहनकर तू अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम नैना को क्या खिला पाएंगे? वह हमारे घर का ऐसा हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, सब जानता हूं मैं बेटा, मगर बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ सकता ना। आखिर कभी और कभी तो लाना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तू कल ही जाकर बहू को मायके से ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर नैना को मायके से ले आऊंगा। अगले ही दिन मोहन बुढ़िया के दिए हुए कपड़े पहनकर नैना को लाने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में मोहन की खूब खातिरदारी होती है। मोहन एक हफ्ते तक अपने ससुराल में ही रुकता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी नैना को लेकर अपना घर चल देता है। लेकिन रास्ते में मोहन सोचने लगता है, अभी तो हमारा घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। नैना देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं नैना को शांति काकी के घर छोड़ आता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। मोहन अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब हरि ने मोहन को अकेला आता देखा, तब वह मोहन से बोला, बेटा, तू अकेला ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया बेटा? पिताजी, मैं नैना को ले आया हूं, लेकिन मैं उसे शांति काकी के घर छोड़ आया हूं, क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है और सामान इधर का उधर बिखरा पड़ा है। नैना ये सब देखेंगी तो शायद उसे ये सब अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो नैना को अपने घर ले आऊंगा। साफ सफाई तो होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल। वे तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ। तुझे ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तुझे क्यों रोज ढूंढ रहे हैं। मोहन बगैर सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने नैना की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी, तुम बहुत समझदार हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर नैना को बड़ा आश्चर्य हुआ। नैना मन ही मन सोचने लगी कि क्या यह घर उसका नहीं है। तो उसने बुढ़िया से हिचकिचाते हुए पूछा, माँ जी, अगर यह घर मोहन का नहीं है तो फिर मोहन का घर कौन सा है? बेटी, मोहन राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ दिया था। तू अभी नई नवेली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती? अब तो वह काम करके आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले चल, मैं तुझे तेरे घर पर छोड़ देती हूँ। फिर बुढ़िया नैना को उसके घर छोड़ आती है। नैना को मोहन का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। उन पर भी जगह जगह पेवन लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी हुई थी। घर की ये हालात देखकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? ये घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नैना बहुत ही समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है, मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर के साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने घर को पूरा साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर मोहन के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन मोहन और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। नैना बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और इतने बड़े घर में वह अकेली, उसका दिल घबराने लगा।
कि कहीं कोई चोर उचक्का का उसके घर में न घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही मोहन और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वह हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। मोहन ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो इसे पका लो। नैना को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह मोहन से पूछने लगी, इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। नैना, राजा हमें हमारे काम के बदले केवल 2 किलो अनाज ही देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन काम करते हैं और राजा आप लोगों को 2 किलो अनाज देकर बहला देता है। राजा आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत भला किसमें है? कल से आप लोग ये 2 किलो अनाज मत लाना। राजा को साफ साफ बोल देना, महाराज 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दे तो। और हाँ, यह सब राजा से कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर राजा ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप लोग वहाँ काम करने से साफ मना कर देना। अगर राजा को आपकी जरूरत होगी तो वह आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। नैना, अभी तुम राजा को नहीं जानते हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर राजा को पता चल गया ना, तो वो हमारी जबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जबान कटवा देंगे? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया नहीं है? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है? और ना ही झूठ बोल रहे हो, सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? और जो हक नहीं मांग सकता वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। राजा आप लोगों को कुछ नहीं करेगा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, एक बार राजा से अनाज बढ़ाने को जरूर बोलना। ठीक है बेटी, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं राजा से जरूर बात करूंगा। अब तुम इस अनाज को बना लो। अगले दिन मोहन और उसके पिता हरि दोनों राजा के पास चले गए और फिर हरि राजा से बोला, महाराज, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूँ। पूरा दिन काम करने पर भी आप हमें सिर्फ 2 किलो ही अनाज देते हैं। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है महाराज। हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है महाराज, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़कर 3 किलो कर दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। हरी, ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों का अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री साहब, आज से हरी का अनाज 5 किलो से बढ़कर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उनके भी अनाज में बढ़ोतरी कर दी जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए। जब नैना ने मोहन के सर पर अनाज का बड़ा थैला देखा, तब वह समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। इस थैले को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं नहीं बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन अनहोने तो हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से रोजाना हमें हमारे मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम खामखा महाराज से डरते हैं, लेकिन महाराज तो बहुत दयालु हैं। हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घरवाले बहुत खुश थे। हरि ने नैना को बहुत दुआएं दी। नैना बहुत होशियार थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज से वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका देती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आज आप राजा से कहें मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं और आप जो हमें अनाज देते हैं उसे हमारा गुजारा नहीं हो पाता।
आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दें। ठीक है बेटी, हम महाराज से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे फिर से राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अपने बेटे मोहन की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं। अगर आप हमारा अनाज बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा किया हारी, जो मोहन की शादी करवा दी। मैं आज ही मंत्री से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। दस किलो अनाज को देखकर नैना बहुत खुश हुई। अब वह आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। ये 8 महीने तक चलता रहा। अब नैना ने काफी अनाज जमा कर लिया था। फिर एक दिन वह अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी, आज से आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। आखिर कब तक आप लोग मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। लेकिन बेटी, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। राजा आप लोगों को जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से कुछ अनाज जमा किया है। इस तरह से मैंने काफी सारा अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और वहाँ ये अनाज भेजो। भगवान ने चाहा तो हमारा ये कारोबार बहुत जल्दी ही अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देखा था और फिर कल से हम उसमें अनाज शुरू कर देंगे। हरी ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो घर के लिए कुछ न कुछ सामान जरूर लाते। एक दिन नैना अपने घर के आगे बैठी होती है। तभी उसकी नजर कोने पर पड़े सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर नैना की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। नैना जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह पर रख देती है जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में ढिंडोरची ने ऐलान किया। रानी के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी के जबान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब ये बात नैना को पता चली, तब उसने रानी के हार की बात को किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वह मंत्री से बोला, मंत्री, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं महाराज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। मंत्री तो मैं काम करो, एक बार फिर से राज्य में ऐलान करवाओ कि रानी का हर अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी वह हर मिले वो बिना डर के आकार राजा को बताएं। जो भी हर ला कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ढिंडोरची से दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। सुनो गांव वालों, सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। एक चिड़िया रानी का हर लेकर उड़ गई है। जिस भी व्यक्ति को वो हार मिल जाए, उस हर को राजा को दे देगा तो राजा उसे ढेर सारा इनाम देंगे। अगले दिन नैना अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का हर कोई चिड़िया लेकर उड़ गई है और राजा उसे ढूंढ रहे हैं, और जो भी उसे ढूंढेगा उसे राजा मुंह मांगी कीमत देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं पिताजी? नहीं बहू, राजा झूठ कभी नहीं बोलते। वो जो भी बोलते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। राजा को एक ज्योतिषी ने बताया है, हर किसी घर के आगे पड़ा हुआ है। ज्योतिष बिल्कुल सही कह रहे हैं। रानी का हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब वो हार मेरे पास है। आप वह हार ले जाकर राजा को दे दीजिए। हरी नैना से वह हार लेकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। उसके बाद राजा हरी से कहता है, हरी, आज हम बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मंगाना है मांग लो। हरी, मैं जानता हूँ कि तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो अन्यथा ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, अगर आप इतना कह रहे हैं तो पहले मैं अपने घर पर बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है हरी,
तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। हरि अपने घर चला जाता है। घर आकर वह नैना से कहता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब कल आप राजा से कहें, क्या आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन हरि राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा हरि से बोला, कहो हरि, अपने परिवार वालों से क्या बात करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन देते तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का अच्छे से गुजर कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है हरि, मैं आज ही मंत्री से कह रहा हूँ, तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम इस जमीन पर खेती करके खूब भालो फूलो और खूब तरक्की करो। फिर राजा मंत्री से कहकर हरि को 5 बीघा जमीन दिलवा देते हैं। अब हरि खेत में दिन रात मेहनत करता है। और मोहन अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत धनी हो जाते हैं। फिर मोहन एक बहुत ही बड़ा घर खरीद लेता है। अब उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। इस तरह मोहन की बहू की समझदारी और चालाकी से कुछ ही दिनों में हरि और मोहन के गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाते हैं। उदयपुर राज्य में राजा राम अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था और उसका बड़ा भाई भोला राम अपनी पत्नी गंगा के साथ दूसरे गांव में किराए के मकान में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी गंगा को उसके पिता और देवर के साथ रहना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राजा राम और सुमित्रा अपने पिता की बहुत सेवा करते थे। एक दिन भोला राम और उसकी पत्नी गंगा अपने गांव उदयपुर आते हैं। राजा राम अपने बड़े भाई भोला राम की बहुत इज्जत करता था। उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। सुनिए जी, आज भगवान के दर्शन के लिए हमें मंदिर जाना है। लेकिन सुमित्रा, हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानते ही हो पिताजी की तबीयत कितनी खराब रहती है। अगर हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अजी, भैया भाभी भी तो आए हुए हैं। हम पिताजी को भैया भाभी के पास छोड़कर जाएंगे। वो एक दिन के लिए हमें मना नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर है तो बात है, हम दोनों तुरंत ही वापस आ जाएंगे। ठीक है सुमित्रा, तुम जाकर भैया भाभी को बुला लो, फिर हम दोनों मंदिर चलते हैं। थोड़े ही देर बाद राजा राम और उसकी पत्नी सुमित्रा मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी भूषण की तबीयत खराब होने लगती है और भूषण अपनी बड़ी बहू गंगा से कहते हैं, अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो? अरे क्या हुआ बुढ़े? सुनो बड़ी बहू, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से राजा राम और सुमित्रा को घर वापस बुला लो। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तभी गंगा कुछ देर सोचती है। लगता है इस बुढ़े के जाने का समय आ गया है और ये जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। यही सही समय है सारी जायदाद हड़पने का। हम दोनों पति पत्नी सारी संपत्ति हड़प लेंगे और दूसरे गांव में खुशी खुशी रहेंगे। तभी गंगा जाकर अपने पति भोला राम को सब कुछ बता देती है और भोला राम अपने पिता के पास आकर बोलता है, क्या हुआ पिताजी? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ हाँ बेटा, इसीलिए मैं संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। जल्दी से राजा राम और उसकी पत्नी सुमित्रा को बुला लो। पिताजी, मैंने देखा, पर वह दोनों कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। आप हमें बता दीजिए, हम वे दोनों को बता देंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारे माँ ने तुम दोनों के भविष्य के लिए बहुत से पैसे जमा किए थे।
ताकि तुम दोनों को पैसों की कमी महसूस ना हो। लेकिन तुम्हारे माँ ने मुझे बताने से मना किया था ताकि तुम दोनों खुद मेहनत करके पैसे कमाओ। लेकिन ये मेरा अंतिम समय है, इसलिए मैं तुम दोनों को धन के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, जल्दी बताइए। तो तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने धन को मिट्टी के बर्तनों में छुपा दिया था ताकि कोई उसे चुरा ना ले। इतना कहकर भूषण अपने प्राण त्याग देता है। ओ बूढ़ा, कम से कम इतना तो बता देता कि कहाँ छुपा के रखा है उसे धन को। चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह से हम उसे धन को ढूंढ ही लेंगे। सुनिए जी, अब आप सब अपने छोटे भाई को मत बताइएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही बोलना। इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या तुम्हारी ऊपर की खोपड़ी खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही बोलना। लेकिन हम उस धन को इस पूरे घर में कहाँ ढूंढेंगे? वह भी राजा राम के रहते हुए, उसे भी तो पता चल ही जाएगा ना। इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहने के बाद गंगा भोलाराम को धन को ढूंढने की तरकीब बताती है। अरे वाह भाग्यवान, वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तभी भोलाराम सुमित्रा मंदिर से वापस घर लौट आते हैं। अरे पापा जी, क्या हो गया आपको? पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा पिताजी? तभी यह सब देखकर राजा राम कहता है। पिताजी उठ जाओ। पिताजी, भाई ये सब कब हुआ? तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले। पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आपके आखिरी पलों में आपके साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और उनके पिता के सारे क्रियाकर्म खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे घर खाली सा हो जाता है। फिर एक दिन भोलाराम अपने छोटे भाई राजा राम से कहता है। सुनो भाई राजा राम, अब तो पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, तो तुम अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर यहां से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने सारी जायदाद और यह घर मेरे नाम कर दिया है। क्योंकि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ था, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। ये सब सुनकर राजा राम बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा राम कहता है। अरे भैया, आप क्या बोल रहे हैं? पिताजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। वह तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसी बात नहीं है। आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी कह रहे थे कि राजा राम को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसे बीमार होते हुए भी मुझे छोड़कर चला गया। हम पिताजी के अंतिम समय में उनके साथ थे। हमने उनकी सेवा की, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। नहीं भाभी, ये गलत है। पिताजी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। राजा राम, मैं जानता था कि तुम हमारी बात का भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने हमारे गांव के मुखिया को बुलाया है। अब वही फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर बाद वहां मुखिया जी आते हैं और भूषण के लिखे हुए खत को पढ़ते हैं। मैं भूषण इस कागजात में जो कुछ भी लिख रहा हूं वो अपनी मर्जी से लिख रहा हूं। मेरे मरने के बाद मेरे सारे खेत और मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे भोलाराम के नाम होंगे और छोटे बेटे के नाम गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी के नीचे जो छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वहां की थोड़ी सी जमीन उसके नाम कर रहा हूं। मुखिया जी, क्या कागज पर जो लिखा है क्या सच है कि उसे मेरे पिताजी ने लिखा है? राजा राम, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस खत में जो भी लिखा है वह तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है और उसके बाद अपना अंगूठा भी लगाया है। अरे मुखिया जी, इसकी वजह मैं बताता हूं।
मेरा भाई राजाराम और उसकी पत्नी सुमित्रा मेरे पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और तो और उन पर बहुत अत्याचार भी करते थे। पिताजी की तबीयत खराब होते हुए भी ये लोग बाहर घूमने चले गए, इसलिए पिताजी इनसे बहुत नाराज थे। मैंने और गंगा ने पिताजी की बहुत सेवा की, इसलिए पिताजी ने सारी संपत्ति मेरा नाम कर दी है। नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और पिताजी हमारे साथ खुश भी थे। हाँ राजाराम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे पिताजी ने साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है, इसीलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मुखिया के इतना कहते ही भोलाराम और गंगा बहुत खुश हो जाते हैं। तभी भोलाराम मुखिया से कहता है, मुखिया जी, अब आप राजा राम को साफ साफ बता दीजिए कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जाए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ। पिताजी मुझसे नफरत करते थे तो क्या हुआ? आप तो मुझे अपना पास रख सकते हैं ना? इन सभी बातों को सुनकर मुखिया बोलता है, राजाराम, तुम्हारे पिता के लिखे वसीयत के अनुसार गांव के बाहर की झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन तुम्हारी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। लेकिन मुखिया जी, वो झोपड़ी तो पूरी तरह से खराब है, हम भला वहाँ कैसे रहेंगे? अरे इसमें गलत क्या है? तुम लोगों को वैसा ही परिणाम मिला जैसा तुमने पिताजी के साथ किया, और हमें भी वैसा ही परिणाम मिला जैसा हमने पिताजी के साथ किया। नहीं भाभी, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। पिताजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और हम लोग भी पिताजी की बहुत सेवा करते थे। देखिए मुखिया जी, इन्हें दोनों को समझ दीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर हम दोनों से बहस ना करें और चुपचाप यहाँ से चले जाएं। देखो राजाराम, तुम्हारे पिता के जैसे वसीयत के अनुसार यह घर तुम्हारे बड़े भाई के नाम है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता मुखिया जी, क्योंकि इन्हें पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इन्हें तो अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। सुनिए जी, चलिए यहाँ से, अब ये घर हमारा नहीं है। लेकिन सुमित्रा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर पिताजी हमसे नाराज थे तो वह हमें बता सकते थे। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं जी भैया, भाभी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे सुमित्रा, हमने पिताजी की इतनी सेवा की, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इसमें भैया भाभी का क्या दोष है? चलो अब यहाँ से, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। फिर वह दोनों वहां से चले गए। तभी भोलाराम अपनी पत्नी गंगा से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है तुम्हारा। पिताजी की छुपाई हुई सारी जायदाद भी हमारी हो गई और ये घर भी हमारा हो गया। अजी अच्छा हुआ कि हमने पिताजी के कागज बदल दिए और उन पर उनका अंगूठा लगवा लिया। अब संपत्ति हमारी है और मकान भी हमारा है। अब हम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मुखिया जी राजाराम के पास आते हैं। पता नहीं राजाराम, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, वरना पूरा गांव जानता है तुम्हारे पिताजी की सेवा सबसे ज्यादा किसने की है। मुखिया जी, मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, लेकिन पिताजी के मन में हमें लेकर इतनी नफरत थी, यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। राजाराम, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहने के बाद मुखिया वहां से चला जाता है। राजाराम अपनी पत्नी सुमित्रा से कहते हैं, सुमित्रा, अब हम क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पिताजी हमसे इतनी नफरत करते थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे, वे हमसे बहुत प्यार करते थे। तुम कल मुखिया जी के पास जाओ, वे तुम्हें कोई काम जरूर दिलवा देंगे। अब चलो अंदर चलते हैं और सफाई करते हैं। सुमित्रा घर के अंदर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद घर के अंदर से सुमित्रा आवाज लगाती है। राजाराम जल्दी से घर के अंदर जाता है
क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? देखो, सफाई करते समय मुझे 4-5 मिट्टी के घड़े मिले। क्या हो सकता है इसमें? खोल कर देखता हूँ। राजा राम उन घड़ों को खोलता है। वह सारे घड़े सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। सुमित्रा, अब मैं समझा कि पिताजी ने हमें ये झोपड़ी क्यों दिया। मैं अभी जाकर मुखिया जी को सारी बात बताता हूँ। फिर राजा राम मुखिया जी के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब मुखिया राजा राम के घर सोने के सिक्कों को देखने के लिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक दिन गांव का एक आदमी भोला राम के पास आता है और बोलता है, भोला राम भाई, गजब हो गया। अरे भाई, क्या गजब हो गया? गजब हो गए पता नहीं है क्या? तुम्हारे भाई राजा राम की झोपड़ी में 4-5 सोने के सिक्के से भरे घड़े मिले हैं। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या मैं सच कह रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर खुद देख लो। ये बात पूरे गांव को पता है, बस तुम्हें ही नहीं पता। फिर भोला राम अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, अरे गंगा, पिताजी ने सारे मटके उसे झोपड़ी में ही छुपा कर रखे थे। चलो देखते हैं। और फिर वह दोनों राजा राम के घर जाते हैं। वहां पर पहुंचकर भोला राम अपने छोटे भाई से कहता है, हाँ, सब मेरा है। पिताजी ने मेरे लिए यह धन इस झोपड़ी में छुपा कर रखा था। इसका मतलब आपको खजाने के बारे में पहले से मालूम था? हाँ, मुझे पहले से मालूम था। पिताजी ने मुझे पहले ही बताया था इस धन के बारे में, लेकिन यह नहीं बताया था कि यह धन कहां रखा हुआ है। आपने तो मुझे किसी खजाने के बारे में बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो? आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। अरे राजा राम, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम कब का इसको ले लेते। तभी पास में खड़े मुखिया जी बोल पड़े, भोला राम, तुम धन को अपना साथ नहीं ले जा सकता। कानूनी तौर पर यह घर राजा राम का है, इसलिए इस धन पर भी उसका ही अधिकार। मुखिया जी, कागजात नकली है। पिताजी के मरते समय हमने धोखे से उनका अंगूठा एक खाली पन्ने पर ले लिया था और उसकी मदद से सारे जमीन जायदाद अपना नाम कर ली थी। वाह भोला राम, वाह! तो तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है। तुमने एक मरते हुए आदमी का अंगूठा लिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी गंगा बोली, मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। मुखिया जी, ये सब मैंने ही इनसे करने को कहा था। हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी शिकायत उदयपुर के राजा महाराज कौशल देव के पास लेकर जाऊंगा। इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वह मुझे अपने आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। हन भाई, पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। वाह, अपने आखिरी समय में भी तुम्हें बुलाकर हम दोनों को खजाने के बारे में बताना चाहते थे, मगर मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे धन संपत्ति नहीं दी, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पिताजी के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। आपकी सजा यही है कि आप मुझसे बहुत दूर चले जाओ। भोला राम और गंगा के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और दोनों वहां से चुपचाप चले जाते हैं।
हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।